नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में। ये ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है, उसके बारे में, और ये बीमारी जो है ये क्यों होती है, इसके क्या क्या रीजंस है और ऑटिज्म को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो ये ऑटिज्म क्या होता है? तो ये ऑटिज्म जो है ये एक मस्तिष्क की बीमारी है, आपके मस्तिष्क की एक बीमारी है, मस्तिष्क का एक विकार है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको दूसरे व्यक्ति के साथ रहना जो है वो कठिन हो जाता है। ब्रेन में जो भी पार्ट होते हैं, ब्रेन के जो भी पार्ट होते हैं, तो उसको एक साथ काम करने में ये जो व्यक्ति है विफल हो जाता है। ये जो रोगी है, ये जो ग्रस्त रोगी है, इसको एक साथ आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल करना उसको कठिन हो जाता है। तो ऐसे ग्रस्त व्यक्ति में कुछ बदलाव ऐसे अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि बाकी लोगों से वो अलग सुनते हैं या फिर अलग कुछ महसूस करते हैं। तो इस ऐसे प्रकार के रोगी को हम ऑटिज्म से ग्रस्त रोगी ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑटिज्म है इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान जाओगे कि ये जो रोगी है ये ऑटिज्म का शिकार है। पहला जो लक्षण है ऑटिज्म का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो रोगी है, ये जो ग्रस्त रोगी है, अगर कोई मेहमान उसके घर में आ जाते हैं और वो गले लगाने की कोशिश करते हैं तो वो गले लगाने से या पकड़ने से विरोध करता है। उसको गले लगाना अच्छा नहीं लगता है। उसको अकेले ही रहना पसंद रहता है, अकेले ही उसे खेलना पसंद रहता है। अगर कोई छोटा बच्चा है और उसके साथ और बच्चे खेलने आ जाए तो उसमें उन लोगों के साथ खेलना उसे पसंद नहीं है, वो अकेले ही खेलना पसंद करता है। अपने नाम पर उसको प्रतिक्रिया देने में विफल हो जाता है। अगर कोई उसका नाम उसे पूछता है तो वो जल्दी उसका नाम बताता नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया उसने जल्दी आती नहीं है, जैसे दूसरे बच्चे जो है वो जल्दी नाम बता देते हैं। दूसरों से नजर मिलाने से वो बचता है। अगर घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं तो वो बातचीत करना पसंद नहीं करता। उनको आंखों से आंखें मिलाना उसको पसंद नहीं है, नजरें मिलाना उसको पसंद नहीं है। ये रोगी जो है खासकर वो ज्यादा बात करता नहीं है। अगर बात करता है भी है तो बोलने में बहुत ज्यादा देरी कर देता है। जल्दी जल्दी वो जो कन्वर्सेशन है वो नहीं कर पाता। बातचीत जो है वो शुरू नहीं कर पाता, या फिर बातचीत जारी रखने में भी उसको परेशानी आ जाती है। एक असामान्य लय से वो बोलता है। अगर किसी चीज को अगर उसको बोलना है तो उसको गीत के स्वरूप में, यानी कि सॉन्ग के स्वरूप में उसको बोलते रहता है, या फिर वो बात बार बार दोहराता रहता है। या फिर रोबोट की जो आवाज होती है, मोनोटोनस साउंड हम जिसे बोलते हैं, तो उसका उपयोग वो बात करने में करता रहता है। तो उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब रहता है, असामान्य रहता है। कोई जो शब्द उसके मन में बैठ जाते हैं तो उस शब्दों को या फिर वाक्यों को वो दोहराता रहता है, लेकिन उसका मतलब उसे बिल्कुल भी पता नहीं रहता। उस वाक्य को सिर्फ वो सुन लेता है तो उस वाक्यों को या फिर शब्दों को वो दोहराता ही रहता है। तो उस शब्दों का उसको बिल्कुल भी मतलब पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो उसे दोहराता रहता है। उसको सरल प्रश्नों का जवाब देने में कठिनाई हो जाती है, या फिर दिशाओं को समझ पाने में भी कठिनाई हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताए ऑटिज्म के बारे में, ये अपने डेली रूटीन में उसको महसूस होते हैं। तो ये जो ऑटिज्म है इसके कई तरह के टाइप्स है, मेनली 3 टाइप्स है। तो जिसको हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ये उसका पहला टाइप है, जिसमें क्या होता है कि आमतौर पर ये लोग जो है वो देरी से बात करते हैं और असामान्य व्यवहार करते हैं और असामान्य रुचियां भी रखते हैं। तो इन लोगों में जो बौद्धिक समस्याएं है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो टाइप है ऑटिज्म का वो है एस्पर्ज सिंड्रोम। एस्पर्ज सिंड्रोम ऐसे लोगों में क्या होता है कि आमतौर पर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के कुछ लक्षण भी इन लोगों में दिखाई देते हैं और उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और उनका असामान्य व्यवहार होता है और रुचियां भी असामान्य होती है। उनकी भाषा संबंधी बहुत ज्यादा परेशानियां होती है और बौद्धिक समस्या भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो टाइप है ऑटिज्म का वो है परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर है इसमें दोनों टाइप के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है या फिर एस्पर्ज सिंड्रोम है। तो इनमें दोनों टाइप के डिसऑर्डर के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं।
तो ये जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है इसमें व्यवहार संबंधी भी कुछ लक्षण है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने डेली रूटीन में कुछ व्यवहार करता है तो उस वक्त भी कुछ लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो हम उसको ऑटिज्म समझ जाते हैं। तो गतिविधियों को बार बार दोहराता है, मतलब कुछ जो चीजें वो करता है तो उसे बार बार दोहराता है, जैसे कि हिलना या फिर घूमना या फिर हाथ फड़फड़ाना, ऐसी गतिविधियों को वो बार बार करता है। या फिर उसको कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां भी करता है, जैसे कि सर पटकना, ऐसी जो परेशानियां हैं, ऐसी जो गतिविधियां हैं वो बार बार करते रहता है। अगर उसकी दिनचर्या में थोड़े से भी बदलाव आ जाते हैं, उसके डेली रूटीन में थोड़े से भी बदलाव आ जाते हैं तो उनसे वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लगातार हिलते रहना ये भी उसके गतिविधियों का दोहराना ये भी उसका एक सिम्टम्स है। उसके व्यवहार में जब अजीब कुछ गतिविधियां भी वो करता है, जैसे कि वो पैरों के पंजों पर चलना या फिर अलग कुछ अजीब सी गतिविधियां वो करते रहता है। रोशनी या ध्वनि या फिर स्पर्श के रूप उसे बहुत ज्यादा संवेदनशीलता रहती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। अगर कोई भी रोशनी बहुत ज्यादा उसको दिख जाती है या फिर ध्वनि बहुत ज्यादा लाउड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो उससे दर्द महसूस करता है या फिर डर जाता है। कृत्रिम खेलों में वो शामिल होना पसंद नहीं करता है, अलग ही उसको खेलना पसंद रहता है। या फिर असामान्य तीव्रताओं से कुछ गतिविधियां वो करते रहता है। लगातार उसका ध्यान जो है एक ही गतिविधियों पर लगाता है, वो बार बार करता रहता है। भोजन संबंधी भी उसकी पसंद जो है वो कुछ अलग ही रहती है। केवल कुछ खाद्य पदार्थ उसको खाना पसंद रहता है जो बहुत कम रहते हैं और उसी खाद्य पदार्थों को वो खाना पसंद करता है। अगर कुछ अलग खाना उसे दिया जाए तो वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो ये जो ऑटिज्म के पेशेंट्स है तो इनमें ये सारे बदलाव जो है वो दिखाई देते हैं। तब हम बात करते हैं ये जो ऑटिज्म है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ऑटिज्म के स्पेसिफिक कारण अभी तक भी पता नहीं चले हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो ऑटिज्म है ये जेनेटिक रहता है। जैसे कि किसी माता पिता को अगर ऑटिज्म की कुछ परेशानियां थी उनके बचपन में तो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको भी ऑटिज्म की परेशानियां रहती है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में अगर ऑटिज्म है तो फ्यूचर में बच्चों को भी ऑटिज्म होने की जो समस्याएं हैं वो दिखाई देती है। अगर वर्तमान यानी कि आपके डेली लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उससे भी ऑटिज्म होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। तो ये जो ऑटिज्म है इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है लिंग, यानी कि लड़कियां जो होती है वो आमतौर से कम ऑटिज्म का शिकार होती है, लेकिन लड़के जो है उनमें ऑटिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है। और भी कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे कि परिवार में अगर इतिहास है यानी कि फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चों में ऑटिज्म होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। अन्य कुछ मेडिकल समस्याएं होती है तो उसमें भी ऑटिज्म का शिकार बनने की जो जोखिम है वो बढ़ जाती है। अगर कोई महिला है तो वो अपने बच्चों को 7 महीने से पहले ही जन्म दे देती है तो वो बच्चा भी ऑटिज्म होने का शिकार जो है वो बन पाता है। तो ऑटिज्म से आप बच कैसे सकते हो, जैसे कि आप स्वस्थ रहे यानी कि नियमित आपकी जो संतुलन बिगड़ जाता है आपके डेली रूटीन में तो उसको आपको मेंटेन करना है, आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, विटामिन से जो भरा हुआ भोजन है वो आपको करना है। गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान आप किसी भी दवा का ज्यादा सेवन नहीं कर सकते सिवाय आपके डॉक्टर की सलाह की वजह से जो मेडिसिन है वही ले सकते हैं। शराब न ले, गर्भावस्था के दौरान आप शराब का सेवन जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ डिसीजेस है, मेडिकल कंडीशन है जैसे कि सीलियाक डिसीज है तो उसकी अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट करवाएं। जब आप महिला गर्भवती होती है तो उसे टीका लगाना यानी कि वैक्सीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर जो जर्मन मिजल्स है उसका और रूबेला का जो वैक्सीन है वो उनको लेना ही है। तो ये जो ऑटिज्म है इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताए, अगर उनका व्यवहार बताया, ऐसा अगर डेली रूटीन में उनका व्यवहार रहता है या फिर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनमें ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम उसको ऑटिज्म डायग्नोस कर सकते हैं। ऑटिज्म डायग्नोस करने के और भी कुछ तरीके हैं जैसे कि विकास संबंधी जांच। जैसे ही बच्चे बड़े बड़े होते रहते हैं तो उनका जब विकास होता रहता है उस वक्त कुछ खास जांच जो है वो आपको करवानी है। आप
आपको उनको ऑब्जर्व करना है। अगर उनमें ऐसी कुछ परेशानियां या फिर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनको डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो ये जो ऑटिज्म है इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। तो इस वीडियो में हमने बात की कि ऑटिज्म क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक्स है इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो ऑटिज्म के लिए जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।